नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप वर्मा आर के ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और रोज की तरह आज की क्लास भी आपके सामने उपस्थित है। और जितने बच्चों भी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, जितने बच्चे नए हैं, आज से कुछ वीडियो आज हमारे देख रहे हैं, कुछ बच्चे पुराने भी हैं जुड़ रहे हैं, तो सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आर के ऑफिशियल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मित्रों में बांटिएगा। और फिर से बिंदास होकर के आज आपको क्रिया का टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए, ना कोई भी देर ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। क्रिया। क्रिया क्या है? कार्य करने या होने के बोध कराने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। कह सकते हैं क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत ही चल रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये उसी के अंतर्गत आते हैं। तो विकारी शब्द है ये। तो वह विकारी शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। बहुत अच्छे समझना है। जो विकारी शब्द है उससे किसी कार्य के करने का या होने का बोध हो जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्रिया कहते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कि लिखना, पढ़ना, धोना, नहाना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं होती हैं। ठीक है। अब इनमें अगर हम देखें क्रिया के भेद, मूलतः क्रिया के भेद जो है, मूलतः क्रिया के भेद हैं वो दो हैं। रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। हाँ, थोड़ा बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर शोर है, मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप इस कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। मूलतः क्रिया के भेद दो हैं। एक रचना के आधार पर बांटा गया है क्रिया को, और प्रयोग के आधार पर बांटा गया है। रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है सकर्मक, दूसरी होती है अकर्मक। रचना के आधार पर जो क्रिया होती है उसी को हम कर्म के आधार पर कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर क्रिया बेटा जो है वो आपकी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। ये पूरा 5 प्रकार से जो क्रियाएं हैं ये प्रयोग के आधार पर बांटी गई हैं। और कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया को बांटा गया है। ठीक है। हाँ बच्चों, सब नीचे दिख रहा है पूरा? कोई समस्या हो तो कमेंट्स में बता दिया करो। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कोई समस्या अगर आए तो उसको इंप्रूवमेंट कर सके हम लोग। पूरा दिख रहा है ना सबको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सबने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको मूलतः क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया का भेद बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखो, सकर्मक क्रिया का पहला पॉइंट है वह क्रिया जिसे करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता पड़े। जिसे करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता पड़े, जैसे कि पढ़ना। एग्जाम्पल आपके लिए पढ़ना। पढ़ना क्रिया क्या है?
सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास कोई मैगजीन होगी, कोई बुक होगी, कोई न्यूज़पेपर होगा, कोई हेडलाइंस होगी, मतलब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना अनिवार्य है। दूसरा है पीना, खाना, ये क्रियाएं जो हैं वो सकर्मक हैं, क्योंकि पीने के लिए आपके पास पानी होगा, दूध होगा, लस्सी होगी, मट्ठा होगा, छाछ होगा, कोई भी मतलब चाय होगा, कॉफी होगा, जो भी है वो सब पीने की वस्तुएं होंगी, तभी आप उनको पीने का काम करेंगे। ऐसे खाने में सब्जी होगी, बिस्कुट है, नमकीन है, जो भी आप यूजेबल चीजें होती हैं खाने में, वो सारी चीजें अगर होंगी तभी आप खाने का काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अकर्मक क्या होता है? वह क्रिया जिससे करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो, अर्थात जैसे कि सोना, तैरना, रोना, हंसना आदि। समझ गए होंगे आप? यहां पर हमने आपको कुछ क्रियाएं लिखी हैं, पढ़ना, पीना, खाना, बोलना, और भी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन यहां पर सोना, तैरना, रोना, हंसना, ये जो क्रियाएं हैं इनके लिए हम किसी भी कर्म की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। यूं समझ सकते हैं, सकर्मक क्रिया स्वतः नहीं होती। भाषागत प्रश्न है, भाषागत प्रश्न बनते रहते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट है, अकर्मक क्रिया स्वतः होती है। जैसे कि पानी पीने की क्रिया आप अपने आप नहीं कर सकते। पीने की क्रिया आप अपने आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ही पानी की। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अकर्मक होती हैं, उनको करने के लिए हमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने आप हो जाती हैं। जैसे कि उदाहरण है आपके लिए, हवा चलती है, हवा चलती है। अब यहां पर हवा का चलना स्वतः होता है, ठीक है। सूर्य निकलता है, यह क्रिया कैसी होगी? सकर्मक। यहां पर अकर्मक हो रही है क्योंकि यह स्वतः हो रही है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है, वृक्ष से डाली टूट गई। अब कुछ क्लासेस वाले या कुछ लोग आपको यह पढ़ाते होंगे कि वाक्य में क्या लगाने से अगर जो कुछ मिल जाए ना तो वो आपका सकर्मक हो जाता है, और वाक्य में क्या लगाने से कुछ ना मिले क्रिया के पहले तो वो अकर्मक होता है। देखिए यहां पर वृक्ष से डाली टूट गई, अगर हम लगा रहे हैं वृक्ष से क्या टूट गई तो वो आंसर आएगा डाली। तो डाली कर्म थोड़ी ना है। कर्म क्या होता है? कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसको आधार पर कर्म कहते हैं। यहां पर कर्ता है ही नहीं। वृक्ष से डाली टूट गई, डाली टूटना जो स्वतः हो रही है, और स्वतः क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। किसी ने तोड़ी नहीं है, किसी कर्ता ने कोई काम नहीं किया उस पर, तो वृक्ष से डाली टूट गई, इसका मतलब है डाली स्वतः टूटी है, ठीक है। हाँ, यहां पर अगर ऐसे बात होता, मोहन ने पेड़ से डाली तोड़ दी, ये देखो डाली तोड़ दी। अब ये वाक्य जो तोड़ना है, तोड़ना क्रिया सकर्मक हो गई, टूटना क्रिया क्या हो गई? अकर्मक है, ठीक है, क्योंकि टूटना स्वयं से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हटा रहे हैं इनको हम। अगला है पॉइंट इसी में, जैसे सकर्मक क्रिया का वाक्य अगर पूछा जाए, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है, तो वाक्य के आधार पर देखिए थोड़ा सा। जैसे कि वह पढ़ता है, अब इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है?
तो आंसर लगाना यही सकर्मक क्रिया का वाक्य है। लेकिन अगर वाक्य ऐसे पूछा जाए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का है? पहला, रोहन पढ़ता है। दूसरा, वह रोता है। तीसरा, वह हंसता है। चौथा, वह तैरता है। चारों वाक्य लिखे तो न्याय सीधी बात है, आपका आंसर ये होगा रोहन पढ़ता है, क्योंकि सकर्मक क्रिया का है। ये नहीं पूछा सकर्मक वाक्य है। अगर यही बात अगर आपसे ये पूछी जाती, कौन सा वाक्य सकर्मक वाक्य है, अब इस वाक्य का थोड़ा सा अंतर पड़ गया। सकर्मक वाक्य का मतलब है ऐसा वाक्य जो जिसमें कर्म हो, क्रिया के साथ साथ उसमें कर्म भी होना चाहिए। जैसे कि वह पढ़ता है, वह लिखता है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, और चौथा है वह पुस्तक पढ़ता है। ये बात सीधा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ता है तो यहां पर जो क्रिया है पढ़ने की, उसके लिए क्या है, कर्म उपस्थित है। तो वाक्य में कर्म होना अनिवार्य है, तो वो सकर्मक वाक्य कहलाएगा। लेकिन वाक्य में अगर सकर्मक क्रिया है तो वो सकर्मक क्रिया ही कहलाएगी। वह पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, वाक्य नहीं है। वह लिखता है सकर्मक क्रिया है, वह उड़ता है अकर्मक क्रिया है। बात ये समझना है आपको कि अगर वाक्य सकर्मक वाक्य पूछा जाए तो वाक्य में कर्म होना अनिवार्य है, और अगर सकर्मक क्रिया पूछी जाए तो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बिना कर्म के पूरी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले पूर्ण हो जाए। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के पहले पूर्ण हो जाए पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये जैसे कि वह पूजा करके चला गया। अगर इस वाक्य से बेटा हम इस शब्द को हटा दें, वह पूजा करके चला गया, हमने हटा दिया, वह चला गया, देखो वाक्य पूरा हो रहा है, वह चला गया। लेकिन हमने मुख्य क्रिया के पहले चला गया, मुख्य क्रिया के पहले एक क्रिया पूरी हुई है, पूजा करके, यानी कि पूजा उसने कर ली, उसके बाद गया है वो। मुख्य क्रिया के पहले जो एक क्रिया समाप्त हुई है, इस क्रिया को ही हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। बहुत आता है क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा। अब पढ़कर क्या होगा, इसका मतलब है अब पढ़कर क्या होगा। यहां पर भी पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि आप पढ़ने के बाद ही कुछ होगा, तो मूल क्रिया अब क्या होगा मूल क्रिया है। लेकिन पढ़कर यानी एक काम समाप्त करने के बाद उसका रिजल्ट दूसरी क्रिया पर निर्भर है। तो आपकी ये पूर्वकालिक क्रिया है, अर्थात समझ सकते हैं जिन क्रियाओं में कर करके निकलता है वो पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। पढ़ करके, चुप करके, रो करके, सो करके, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह सोकर जाग गया, वह उठकर चला गया, पिताजी ने पूजा करके चाय पी,
ये सारे जो कर करके शब्द निकल रहे हैं ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि सोना, इसका प्रेरणार्थक सुलाना और सुलवाना। सोना क्रिया मूल क्रिया है, सुलाना इसका प्रथम प्रेरणार्थक है और सुलवाना इसका द्वितीय प्रेरणार्थक है। ये इसका प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक है इसका। अर्थात सोने की क्रिया स्वयं कर्ता करेगा, लेकिन सुलाने की क्रिया कर्ता नहीं करेगा। यहां पर जो मूल क्रिया है दूसरा व्यक्ति करेगा। जैसे कि रोहन ने बच्चे को सुलाया, कर्ता स्वयं कार्य ना करके सोने का काम बच्चा करेगा, कर्ता नहीं करेगा। रोहन ने केवल सुलाने का काम किया है, सोने का काम किसने किया है? बच्चे का। तो कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वहां पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो रोहन यहां पर क्या है? कर्ता, बच्चा सोने का काम करेगा, लेकिन यहां कर्ता ये भी है, मूल कर्ता ये है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अब एक पॉइंट है इसी में, नोट बनाकर ऊपर लिख दे रहे हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, मतलब जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी, मूल क्रिया नहीं, मूल क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक हो या द्वितीय प्रेरणार्थक हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे फिर समझा रहे एक और, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, मूल क्रिया पढ़ने की जो आप कर रहे हैं, और पढ़ाने की क्रिया हम कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो मूल क्रिया आप कर रहे हैं, और पढ़वाने का काम आपके पेरेंट्स हैं या जो आपके संरक्षक हैं वो आपको कर रहे हैं। तो पढ़ाने का काम आप स्वयं करेंगे, मूल क्रिया आप स्वयं करेंगे, और द्वितीय जो क्रिया है प्रेरणार्थक है वो मैं करूंगा, और तृतीय जो प्रेरणार्थक है, नेक्स्ट प्रेरणार्थक है, उसको कौन करेगा? आपके पेरेंट्स करेंगे। तो पढ़ना, पढ़ाना और पढ़वाना, ये है प्रेरणार्थक क्रियाएं। आगे चलते हैं। नाम धातु क्रियाएं। ये इसको समझना है। संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से। किन चीजों से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जो क्रियाएं बनती हैं
नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं या नाम बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। जैसे कि हाथ शब्द संज्ञा है, इसका हो जाएगा हथियाना। बात शब्द का हो जाएगा बतियाना। ठीक है। अब जैसे कि है शर्म है, शर्माना। लाज से लजाना या लजवाना। और आपका विशेषण से है जैसे कि शठ, सठियाना। गर्म, गरमाना। ठंड, ठंडक से या ठंडा से ठंडाना। ये आपकी क्या बन रही है? अपना, सर्वनाम शब्द है, अपनाना। चिकना, चिकनाना। ये आपकी क्या बन रहे हैं? नाम धातु क्रियाएं बन रही हैं। तो नाम धातु क्रियाएं क्या होती है? जो संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से बन जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये नोट करते जाओ सभी बच्चे। आगे चलते हैं। अगला है संयुक्त क्रिया। इसको समझते हैं। संयुक्त क्रिया क्या है? वह क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हो। क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी हो, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे गिर गया, ये संयुक्त क्रिया है, दो क्रियाओं से मिलकर है। पढ़ लिया, पढ़ और लिया दो क्रियाएं हैं। गिर पड़ा, लग गई। ये क्रियाएं क्या हैं? जो दो मूल क्रियाओं से मिलकर बनी हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक क्रियाओं के मिलने से संयुक्त क्रियाओं का निर्माण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। उदाहरण जैसे है वह छत से कूद गया। जो कूद गया है ये संयुक्त क्रिया है। और यहीं पर हम आपको बताएंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे। मतलब जो मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायता प्रदान। जैसे कि वह पढ़ता, अब ये वाक्य पूरा नहीं है। वह पढ़ता है, ये लग गई सहायक क्रिया। वह पढ़ता है, वह खेलता था, ये आपकी सहायक क्रिया है। जैसे कि उसे पुस्तक पढ़नी है, ये इसकी सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का मतलब क्या है? अच्छा, उसने देखा, यहां पर सहायक क्रिया नहीं है, मूल क्रिया है केवल, क्योंकि मूल क्रिया से ही वाक्य पूरा हो रहा है। मतलब वह क्रिया जिससे वाक्य अधूरा रहे, जिसके बिना वाक्य अधूरा रहे। वह पढ़ता अकेला अगर होता तो है लगाने से
वाक्य पूरा हो गया, और अगर है ना लगाएंगे आप तो वाक्य अधूरा रहेगा और इसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, एक पॉइंट और है इसका सहायक क्रिया का। सहायक क्रिया वाक्य में काल को प्रदर्शित करती है। काल जो हमें आपके काल को प्रदर्शित करना, ये सहायक क्रिया का काम है। काल को प्रदर्शित करना सहायक क्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि वह पढ़ता है तो आप बताएंगे वर्तमान काल का वाक्य है, वह पढ़ता था तो आप बताएंगे ये भूतकाल का वाक्य है। तो काल को भी प्रदर्शित करता है सहायक क्रिया। नेक्स्ट चलते हैं। क्रिया टॉपिक से आपको जो भी समस्या हो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट्स करके, सर हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या जो भी समस्या है आप बता दीजिएगा। अब कुछ क्रियाएं और हैं अलग से, जैसे कि कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, अब इसको कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यह इसको कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया, तो टहलना जो क्रिया है इस संज्ञा की तरह कार्य कर रही है, तो यहां पर जो संज्ञा है इसको हम क्रियार्थक क्रिया कहेंगे या कृदंत क्रिया कहेंगे। ठीक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहां सिगरेट पीना पूरा शब्द क्या चला जाएगा आपका क्रियार्थक क्रिया में या कृदंत क्रिया में। नेक्स्ट है जैसे कि अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब है अनुकरण करने वाली क्रिया। ये मतलब ध्वनि से बनती हैं, ध्वनि से, ध्वनि की आवृत्ति से जो क्रिया बने। शॉर्ट में बता रहे हैं, फास्ट थोड़ा। ध्वनि की आवृत्ति से जो क्रिया बने उसे हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि थप थप से थप थपाना, धक धक से धक धकाना, चर चर से चर चराना। ये जो ऐसी क्रियाएं हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। क्रिया का टॉपिक बेटा आपका यही समाप्त होता है। आगे देखते हैं। तो क्रिया के टॉपिक के बाद अब हम आपकी नई क्लास लेंगे। यहां पर जैसे कि वाच्य है, वाच्य टॉपिक है, काल है, ये टॉपिक 2 रहेंगे, और वाक्य रहेंगे। वाक्य और उसके भेद, ये 3 टॉपिक साथ में रहेंगे। ठीक है, जब तक के लिए नमस्कार साथियों, जुड़े रहिएगा आर के ऑफिशियल क्लासेस में। ठीक है, धन्यवाद।